Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is parturition and lactation. इससे पहले हम प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ चुके हैं। जो एवरेज ड्यूरेशन होता है ह्यूमन प्रेगनेंसी का वो होता है अबाउट 9 मंथ्स। 9 मंथ्स जो होता है वो प्रेगनेंसी का एवरेज ड्यूरेशन होता है। इन द नॉर्मल केस में ये कितना होता है 9 मंथ्स या 280 डेज। इसको कहते हैं गैस्टेशन पीरियड। तो फर्टिलाइजेशन से लेकर पूरा प्रेगनेंसी का पीरियड जो है वो क्या कहलाता है, गैस्टेशन पीरियड कहलाता है। और ये 9 मंथ्स का या 280 लगभग नॉर्मल केस में 20 डेज का होता है। अब प्रेगनेंसी एंड कैसे होती है? बाई विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के जब एंड होता है तब क्या होता है, यूट्रस में बहुत तेज़ी से मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सपल्शन या डिलीवरी ऑफ द फीटस होता है। तो एक्सपल्शन या डिलीवरी या चाइल्ड बर्थ सब एक ही बात है। इसी को हम क्या कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं। और यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, फीटस इंस्टेड ऑफ एम्ब्रियो। हम यहाँ पर फीटस यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा किया जाता है कि 8 वीक्स तक तो हम उसको एम्ब्रियो कहते हैं। जब जाइगोट का बन जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, फिर उसमें डिविजन्स होते हैं और डिवीजन होके 8 वीक्स के बाद लगभग ऑर्गन्स बन जाते हैं। तो जब ऑर्गन्स बन जाते हैं बेबी के अंदर, तब हम उसको एम्ब्रियो न कह के हम उसको क्या कहते हैं, फीटस कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। ये डेफिनेशन हो जाएगी। क्या है पार्चुरेशन? पार्चुरेशन इज द डिलीवरी ऑफ फीटस या चाइल्ड बर्थ या एक्सपल्शन फ्रॉम द यूट्रस। अब इनिशिएशन के लिए, पार्चुरेशन के इनिशिएशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या होना चाहिए तब पार्चुरेशन होगा? पहली चीज़ तो पहली कंडीशन इसके लिए क्या है, इंक्रीज इन ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रेशियो। क्या होता है प्रोजेस्टेरोन? तो हमने पढ़ा है, जरूरी है प्रेगनेंसी के लिए, लेकिन यहाँ पार्चुरेशन के लिए प्रोजेस्टेरोन की जरूरत नहीं होती है। किसकी होती है? ईस्ट्रोजन की होती है। क्या फंक्शंस है ये अभी हम देखते हैं। फिर दूसरा जो है सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये क्या होते हैं, उनका क्या फंक्शन है ये भी देखेंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन लगभग हमारे हर एक टिश्यू में बनता है। जब कहीं पर कोई कीड़ा काट ले या चोट लग जाती है तो वो एरिया लाल हो जाता है या सूज जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस सब्सटेंस। अभी हम इसको पढ़ेंगे। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। कौन सीक्रेट करता है, कहाँ काम करता है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, ये सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये 3 चीज़ें मेन हैं पार्चुरेशन के लिए। अब इंड्यूस कैसे होता है? पार्चुरेशन इंड्यूस होता है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से। न्यूरो एंडोक्राइन का मतलब इसमें नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व होगा और इसमें जो हार्मोन्स वाला सिस्टम है या एंडोक्राइन सिस्टम है वो भी इन्वॉल्व होगा, तभी पार्चुरेशन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कैसा है ये? न्यूरो
एंडोक्राइन मैकेनिज्म, मतलब पार्चुरेशन के लिए नर्वस सिस्टम भी काम आएगा, उसका भी फंक्शन होगा, और एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन का भी फंक्शन वर्क होगा, तभी पार्चुरेशन होता है। अब ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सिग्नल कैसे मिलता है पार्चुरेशन के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए सिग्नल कहाँ से मिलता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये लाइन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सिग्नल फॉर पार्चुरेशन originate from fully developed fetus and प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के बारे में हम पढ़ चुके हैं जब हमने प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ा था। प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है, प्लस ये फीटस को न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी सप्लाई करता है, विच इंड्यूस माइल्ड यूटेराइन contraction called fetal ejection reflex। बहुत इंपॉर्टेंट है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या है? माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होते हैं यूट्रस में। कब होते हैं, कैसे सिग्नल मिलता है? ये मिलता है जब फीटस क्या होता है, फुली डेवलप हो जाता है, पूरी प्रेगनेंसी का टाइम इसका हो जाता है, और प्लेसेंटा का। तो फुली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा ही सिग्नल देते हैं पार्चुरेशन के लिए। कैसे होता है? यूट्रस के जो वॉल है उसमें माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है। यहाँ पर अभी माइल्ड है, शुरुआत में जो होगा वो बहुत माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, बहुत तेज़ नहीं होते हैं, और उसको क्या कहते हैं? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये फीटल ने दिया हुआ है, और इस पर यही क्वेश्चन इस पर आया हुआ है 2012 में नीट में, कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या है। ये सिग्नल है जो कौन दे रहा है? फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा दे रहा है, और उससे होता क्या है? माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्रस में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं होते। बाद में हम देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ही पार्चुरेशन होता है। लेकिन शुरू में जो होता है, जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स की वजह से होता है, वो क्या होता है? बहुत माइल्ड होता है। तो इसमें क्या स्टेप्स आ रहे हैं वो हम देख लेते हैं एक एक करके सारे। तो सबसे पहले तो क्या हो गया? फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा, ये सब हम पढ़ चुके हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। लेकिन जब ये क्या हो जाता है? फुली डेवलप हो जाता है, तब क्या होता है? माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्रस की वॉल में माइल्ड माने बहुत तेज नहीं, थोड़े थोड़े कॉन्ट्रैक्शन शुरू होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, या हम कह सकते हैं माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस। मदर के यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं। फिर क्या होता है? इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है? जो बेबी है वो क्या करता है? मूव करता है नीचे की ओर, वो खिसकता है डीपर into mother's birth canal। बर्थ कैनाल में क्या आता है? सर्विक्स एंड विजाइना।
तो बेबी जो है टुवर्ड्स सर्विक्स की तरफ जो है वो मूव करना शुरू करता है। ये हम पढ़ चुके हैं, ये यूट्रस है, यूट्रस की वॉल बहुत थिक होती है, तो ये तो एंडोमेट्रियम है। फिर यहाँ आके ये बहुत पतली हो जाती है जो सर्विक्स कहलाती है, और फिर ये ओपन होती है वेजाइना में। तो ये हो गया सर्विक्स और ये हो गया वेजाइना, और ये दोनों मिलके क्या हो गए, बर्थ कैनाल। तो बेबी यहाँ था यूट्रस में, प्लेसेंटा के थ्रू था यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, फीटस नीचे आना शुरू होता है टुवर्ड्स सर्विक्स। सर्विक्स और वेजाइना मिलके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं बर्थ कैनाल, क्योंकि यहीं से बेबी की बर्थ होती है। अब ये टुवर्ड्स बर्थ कैनाल की तरफ मूव कर दिया, तब क्या होगा, यूट्रस आपको बताया कि ये बहुत सकरा होता है, नैरो होता है, पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी वजह से सर्विक्स ऑफ यूट्रस स्ट्रेचेस, खिंचेगा, उसमें खिंचाव होगा। अब यहाँ से जो इस खिंचाव की वजह से क्या होगा, नर्वस सिस्टम, नर्व्स, अब नर्व्स एक्टिवेट हो जाएंगी और नर्व जो है इम्पल्सेस तो यहाँ से लेके जाएंगी। नर्व इम्पल्सेस आर सेंट टू हाइपोथैलेमस। बहुत इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है ब्रेन में। तो ये नर्व इम्पल्सेस जो है, नर्व इम्पल्सेस कैसे प्रोड्यूस हुए, क्योंकि सर्विक्स में स्ट्रेच हुआ। नर्व इम्पल्सेस कहाँ चले गए, कहाँ भेजे गए, हाइपोथैलेमस में। और हाइपोथैलेमस फिर क्या करता है, इम्पल्स भेजता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये जो हाइपोथैलेमस है, इम्पल्सेस सेंड टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी जो है ये मास्टर ग्लैंड होती है हार्मोन्स के लिए। तो यहाँ से सिग्नल हाइपोथैलेमस ब्रेन में है, वहाँ से कहाँ गए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, वेयर ऑक्सीटोसिन। अब यहाँ पर ये हार्मोन आ गया, ऑक्सीटोसिन इज स्टोर्ड। एक्चुअली में ऑक्सीटोसिन बनता तो हाइपोथैलेमस में ही है, लेकिन ये स्टोर कहाँ करता है, ये करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। इस तरह से अरेंजमेंट होता है इसका, यदि हम देखें हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। इस तरह से ये हाइपोथैलेमस होता है, इस तरह से। तो ये तो हो गया हाइपोथैलेमस, जिसमें कि न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ये है हाइपोथैलेमस और ये है इसकी न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो क्या सिक्रीट करती हैं, ऑक्सीटोसिन। और ये है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। दोनों मिलकर ये पिट्यूटरी ग्लैंड ही हैं, और ये है एंटीरियर लोब। पिट्यूटरी जो है मास्टर ग्लैंड है, जितनी भी और एंडोक्राइन ग्लैंड है सबको कंट्रोल करती है। तो ये हाइपोथैलेमस, और यहाँ से ये इसके अंदर जो है बहुत सारे ब्लड वेसल्स, ब्लड सप्लाई भी बहुत ज़्यादा होती है। और आपको पता है हार्मोन्स हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जहाँ सिक्रीट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड में, वहाँ से, और फिर जो जिस ऑर्गन में इनको काम करना है वहाँ ये किससे जाते हैं, ब्लड के थ्रू। तो इसमें बहुत ज़्यादा नर्वस टिश्यू तो है ही है, और ब्लड वेसल्स भी बहुत ज़्यादा होती है, बल्कि पोर्टल सिस्टम होता है पूरा पूरा इसके अंदर ब्लड वेसल्स का।
तो इस तरह से ये कहाँ पहुंचा था पहले, हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस से फिर ये कहाँ पहुंचा इम्पल्स, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, जिसमें क्या था स्टोर, ऑक्सीटोसिन। तो ये ऑक्सीटोसिन ये रिलीज करता है, कहाँ करेगा रिलीज, ब्लड में, क्योंकि हार्मोन जितने भी हैं सब ब्लड के थ्रू ही टारगेट ऑर्गन में पहुंचते हैं। हमारा टारगेट ऑर्गन यहाँ क्या है, यूट्रस। तो ये ऑक्सीटोसिन जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से वो उसने इम्पल्स भेज दिया वहाँ से निकालने के लिए। अब क्या होता है इसके बाद, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी किसकी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात हो रही है यहाँ, मैटरनल, एम्ब्रियो का या फीटस का नहीं है, यहाँ पर ये मदर रिलीज ऑक्सीटोसिन टू ब्लड which travels to uterine muscles। ब्लड में होता हुआ कहाँ पहुंचा, यूट्रस में। यूट्रस में 3 लेयर्स होती हैं वॉल में, पेरीमीट्रियम, ये मायोमीट्रियम और एंडोमीट्रियम। एंडोमीट्रियम में डिटेल हम प्रेगनेंसी के समय पढ़ चुके हैं, और जो मायोमीट्रियम होती है उसमें ही मसल्स होती हैं, वही कॉन्ट्रैक्ट करती हैं मेनली। तो अब ब्लड कहाँ पहुंचा, ये यूट्रस की मसल्स में पहुंचा, और जब यूट्रस की मसल्स में पहुंच जाता है तो यूट्रस की मसल्स क्या होंगी, और विग्रसली कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। शुरू में तो बहुत धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन आता जाएगा वैसे वैसे इनमें क्या हो जाएगा, और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर यूट्रस, इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं जिससे कि इसमें समझ में आएगा। यूट्रस responds to oxytocin by contracting more vigorously। जब ऑक्सीटोसिन पहुंचा यूट्रस में तब इसकी वॉल्स में और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है, और इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, ये तो ऑक्सीटोसिन यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करेगा, और इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से नर्व्स के थ्रू कहाँ पहुंचेगा, फिर ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कि सिक्रीट करो ऑक्सीटोसिन। मतलब क्या हो गया, ऑक्सीटोसिन लेवल जो बढ़ने से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होता है, ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ता है। तो इस तरह से ये चलता रहता है, और कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे क्या होता है, मोर एंड मोर विग्रस होता जाता है। तो इस तरह से जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता जाएगा उसी तरह क्या होगा, बेबी जो सर्विक्स की तरफ पुश होता रहेगा, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बेबी नीचे पुश होता रहेगा। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहले ऑक्सीटोसिन सिक्रीट हुआ, ऑक्सीटोसिन ने क्या किया, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को विग्रस कर दिया, ज़्यादा तेज कर दिया, और उसकी वजह से फिर क्या हुआ, ऑक्सीटोसिन सिक्रीट हुआ, उसकी वजह। तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक, क्योंकि ये कहलाता है पॉजिटिव फीडबैक। मतलब एक की वजह से दूसरा बढ़ रहा है, दूसरे की वजह से पहला बढ़ रहा है, इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। ये साइकिल चलने से क्या फ़ायदा होगा, जो बेबी है वो पुश होता रहेगा टूवर्ड्स सर्विक्स, और फिर बाद में उसकी वो इजेक्ट हो जाएगा, बर्थ हो जाएगी, और जब बर्थ हो जाती है तब ये साइकिल क्या होता है, टूट जाता है। जब एट बर्थ ये पॉजिटिव फीडबैक वाला साइकिल क्या होगा, द साइकिल इज ब्रोकन
and stretching of cervix लेस हो जाता है, कम हो जाता है। जब कम हो जाएगा तो नेचुरली ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये साइकिल चलता रहेगा और जैसे जैसे चलता रहेगा वैसे वैसे बेबी क्या होगा, सर्विक्स की तरफ मूव करता रहेगा और अंत में जब बर्थ हो जाएगा तब ये साइकिल टूट जाएगा और सर्विक्स जो स्ट्रेच हो गया था वो दोबारा वापस उसमें स्ट्रेच कम हो जाता है। तो इस तरह से ये हो जाता है। और जब ये बेबी बर्थ होगी, बेबी बाहर हो गया, इजेक्ट कर गया, फीटस बाहर आ गया, उसके बाद प्लेसेंटा भी क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो इस तरह से ये लास्ट पॉइंट में क्या होगा, इसके बर्थ के बाद क्या होगा, प्लेसेंटा एक्सपेल्ड, बेबी की बर्थ के बाद प्लेसेंटा भी बाहर निकल आएगा, एक्सपेल आउट ऑफ द, कहाँ से बाहर निकलेगा, यूट्रस, क्योंकि यूट्रस में ही था तो पहले फीटस बाहर आया और फिर ये बाहर आ गया प्लेसेंटा। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि यदि डॉक्टर को पर्चुरेशन इंड्यूस करना पड़े किसी कारणवश तो वो कौन सा हार्मोन का इंजेक्शन देंगे, ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन का काम है पार्चुरेशन। तो ये जो यदि डॉक्टर देते हैं इंजेक्शन तो वो किसका देते हैं, ये ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देंगे, ये कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने के लिए। यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है और उसके बाद फिर ये बेबी फीटस जो एक्सपेल कर जाता है। हमने एक टर्म लिया था प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन सब्सटेंसेस हैं जो हमारी ह्यूमन बॉडी के लगभग हर टिश्यू में प्रोड्यूस होते हैं और ये जो है फिजियोलॉजिकली इनका ये लिपिड की तरह होते हैं, फिजियोलॉजिकल लिपिड है, लेकिन काम कैसा करते हैं, हार्मोन्स की तरह, हार्मोन्स की तरह काम करते हैं। और इनका काम क्या है, सर्विक्स को डायलेट करना, डायलेशन ऑफ सर्विक्स, ये इनका मेन काम होता है। फिर ईस्ट्रोजन तो हमने पार्चुरेशन में इसका ईस्ट्रोजन का भी फंक्शन है जो क्या करता है, इंड्यूसेस चेंजेस इन यूट्रस एंड सर्विक्स। यूट्रस को क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसमें जो है ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स होते हैं मायोमीट्रियम में, उनको ये बढ़ा देता है। और सर्विक्स को क्या कर रहा है, ये सर्विक्स को तैयार कर रहा है लेबर एंड डिलीवरी के लिए। तो चेंजेस इन यूट्रस में कैसे होते हैं, ये क्या करते हैं, इंक्रीज ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स इन मायोमीट्रियम। मायोमीट्रियम क्या है, मिडिल लेयर है इन द वॉल ऑफ यूट्रस जिसमें मसल्स होती हैं। तो वहाँ पे ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स होते हैं, जो ऑक्सीटोसिन आता है ब्लड में उसको रिसीव करने के लिए, उनको ये क्या करता है, बढ़ाता है। जब ऑक्सीटोसिन रिसीव ज़्यादा होगा तभी यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा और उससे चाइल्ड बर्थ भी स्मूथ होगी। और ऑक्सीटोसिन फिर उसके बाद है, ये तो आपने देख ही लिया क्या काम होता है, कौन सिक्रीट करता है इसको, हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है। स्टोर कहाँ रहता है, ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी में स्टोर रहता है। और ये क्या करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है और उससे जो है चाइल्ड बर्थ को स्टिमुलेट होती है। और दूसरी चीज़ ब्रेस्ट टिश्यू में भी ये कॉन्ट्रैक्शन कराता है जिससे कि क्या हो, लैक्टेशन हो आफ्टर चाइल्ड बर्थ। तो इसका काम दो हो गया, एक तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन, यूटेराइन, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन है इसकी मसल्स में, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ
ब्रेस्ट मसल्स फॉर द रिलीज ऑफ मिल्क। तो ये मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए है, यूट्रस के भी और ब्रेस्ट के भी। ये तो हो गया ऑक्सीटोसिन। अब एक प्रोलैक्टिन और पढ़ेंगे जो कि क्या करता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरीज में होता है, उससे निकलता है और मिल्क प्रोडक्शन में काम आता है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो हार्मोन्स जो ये काम करती हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है ये है तो नहीं हार्मोन, लेकिन फंक्शन इनका क्या है, ये हार्मोन की तरह ही फंक्शन करती हैं। और ईस्ट्रोजन का भी फंक्शन है, यहाँ प्रोगेस्टेरोन का फंक्शन नहीं होता, प्रोगेस्टेरोन का फंक्शन है टू मेंटेन प्रेगनेंसी। अब हम आते हैं लैक्टेशन। डेफिनेशन तो इसकी बहुत सरल है। क्या डेफिनेशन हो जाएगी, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बाय फीमेल मेमरी ग्लैंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। तो लैक्टेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क by mammary glands towards the end of pregnancy। जब प्रेगनेंसी एंड होने होती है और चाइल्ड बर्थ होने को वाली होती है, उससे पहले ही जो है ये मेमरी ग्लैंड जो है वो मिल्क सेक्रीट करना शुरू कर देती हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है, जो बेबी चाइल्ड बर्थ होगी उसको फीड कराने में मदद मिलती है। मिल्क ही पीता है बच्चा, तो ये उस समय काम आता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि शुरू का जो मिल्क है 4 to 7 days आफ्टर पार्टुलेशन, ये जो है क्या होता है, येलोइश होता है और इसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं बहुत सारी, जिसमें कि इम्यूनोग्लोबिन ए, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं IgA, ये बहुत होती है। ये क्या करती है, ये रेजिस्टेंस पैदा करती है बच्चों में, न्यूबॉर्न बेबी में रेजिस्टेंस पैदा करती है, इसके लिए डिजीज से अगेंस्ट। इसलिए ये क्या है, पैसिव इम्यूनिटी। यदि बॉडी बेबी की फीटस के अंदर ही बनता एंटीबॉडीज, तब वो होता एक्टिव, लेकिन यहाँ बन नहीं रहा। ये बनाया मदर के मिल्क से वहाँ दिया जा रहा है। किसके थ्रू, ये जो अर्ली मिल्क होता है इसको कहते हैं, इसके लिए स्पेशल नाम है, ये कहलाता है कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम क्या है, शुरू के दिनों का 5 से 7 दिन का ये मिल्क है जो प्रोड्यूस होता है मेमरी ग्लैंड से। ये थोड़ा येलोइश होता है और इसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं, खासकर IgA, इम्यूनोग्लोबिन ए, और ये कहलाता है कोलोस्ट्रम। ये क्वेश्चन आया हुआ है कोलोस्ट्रम पे 2019 के नीट में। तो इसलिए बेबी की हेल्दी ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरी है, ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी है। शुरू में ये ब्रेस्ट फीडिंग से, ये पैसिव इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पैसिव इम्यूनिटी 2 तरह की वैसे होती है, एक तो एक्टिव जो बॉडी खुद बना रही है, लेकिन यहाँ पर ये बनी बनाई पहुँच रही है बेबी के अंदर मदर से, तो ये है पैसिव इम्यूनिटी। और ये शुरुआत जब बेबी बर्थ हुई है उसके बाद उसको एंटीबॉडी जरूरी है, वो यहाँ से कोलोस्ट्रम से उसको मिल जाती हैं। और ख़ासकर ये किन बीमारियों से बचाता है, एक तो रेस्पिरेटरी मतलब सांस लेने की, लंग्स और ट्रैकिया वगैरह में इन्फेक्शन ना हो, रेस्पिरेटरी ट्रैक, एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, गैस्ट्रो माने स्टमक और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, ये जो है इन दोनों के इन्फेक्शन से ये बेबी को इम्यूनिटी प्रदान करता है। कौन, कोलोस्ट्रम। तो कोलोस्ट्रम बहुत ज़रूरी है। ये इनिशियल मिल्क है जो सीक्रेट होता है मदर की मेमरी ग्लैंड से शुरू के बर्थ के 4 से 7 दिनों के बीच में, और जो है इसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं, तो पैसिव इम्यूनिटी मिल जाती है चाइल्ड को अगेंस्ट सेवरल डिजीजेज। अब मिल्क में होता क्या क्या है,
मिल्क में एक तो वाटर होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो वाटर हो गया, फिर मिनरल्स हो गए, जितने भी मिनरल्स चाहिए वो भी मिल्क से मिल जाते हैं। फिर प्रोटीन, मिल्क की प्रोटीन को कैसीन कहते हैं, तो यहाँ पर मिल्क की प्रोटीन जो है ये कैसीन प्रोटीन मिल गई। फिर कार्बोहाइड्रेट, सबसे इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट जो वो लैक्टोज है, दूध में लैक्टोज होता है, लैक्टोज शुगर होती है ये। और फैट, फैट जो है ये कैसे रहता है, ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। तो वाटर मिल गया, मिनरल मिल गया, प्रोटीन मिल गई, कार्बोहाइड्रेट मिल गया और फैट मिल गया। तो इसीलिए मिल्क को क्या कहते हैं, कंप्लीट फूड कहते हैं। मिल्क क्या है, ये कंप्लीट फूड है, क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स ज़रूरत हैं वो सारे बेबी को मिल्क से मिल जाते हैं। तो इस तरह से ये मिल्क में एक तो एंटीबॉडीज़ मिल रही हैं और दूसरा पूरा जो बैलेंस डाइट है वो बच्चे को कंप्लीट फूड मिल्क के रूप में मिल जाता है। इसमें लैक्टेशन के लिए अब ये एक चीज़ और जान लेते हैं, क्या होता है। पहले सकिंग जब करता है बेबी, तब ये स्टिमुलस, सकिंग स्टिमुलस जो है ये नर्व्स के थ्रू जाता है, सेंसरी इनपुट की तरह, ये सेंसरी इनपुट की तरह काम करता है। और ये कहाँ जाता है, नर्व्स कहाँ लेके जाती है इसको, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें बताया था अटैच आपको, इसमें दो पिट्यूटरी यहाँ से जाएगा पिट्यूटरी में। पिट्यूटरी में एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है, पोस्टीरियर लोब, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और एक होती है एंटीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से बताया था आपको क्या रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का मेन काम तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में है, लेकिन यहाँ मिल्क में भी है। ये क्या करता है, ब्रेस्ट की मसल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट कराता है, जिससे क्या होता है, मिल्क का इजेक्शन होता है। मिल्क इजेक्शन में ये ऑक्सीटोसिन वर्क करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज होता है वो क्या है, प्रोलैक्टिन। और ये प्रोलैक्टिन क्या करता है, ये मिल्क प्रोडक्शन कराता है। जो मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क प्रोडक्शन का काम है उसको कौन स्टिमुलेट करता है, प्रोलैक्टिन। ये एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। तो इसलिए एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों ही लैक्टेशन में काम आते हैं पिट्यूटरी। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन हो गया और दूसरा हार्मोन हो गया प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हो गया मिल्क प्रोडक्शन के लिए, और रिजेक्शन के लिए, बाहर मिल्क को रिजेक्ट करने के लिए वो ऑक्सीटोसिन। तो इस तरह से ये पूरा हो गया पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर हर साल ही आते हैं इससे। तो आपको समझ में आ गया हो, अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।